हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th ग्रेड की एसएसटी का ज्योग्राफी सेक्शन, लेसन नंबर 7, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। पार्ट 1 के अंदर हमने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, जो 4 सीजन्स पे डिवाइडेड है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की वेजिटेशन के बारे में, मतलब वहां पर कैसे प्लांट्स उगते हैं, और हम वहां की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेशन हर एरिया की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है वहां का लैंड कैसा है, वहां के मौसम कैसे हैं और वहां पे सॉइल कैसी मिलती है। तो इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री है, वहां पे अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है अलग अलग एरिया में, और अलग अलग हाइट के एरियाज भी मिलते हैं। तो सबसे पहली जो वेजिटेशन की टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। सेकंड होते हैं ट्रॉपिकल मॉनसूनल और डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरी कैटेगरी है सेमी एरिड और एरिड वेजिटेशन। चौथी होते हैं हिमालयन वेजिटेशन, और 5वें नंबर पे आ जाता है टाइडल वेजिटेशन। तो इन 5 कैटेगरीज को हम आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वो वाले फॉरेस्ट है जो आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे, थोड़ा सा एरिया वेस्टर्न घाट्स में, फिर आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में मिलेंगे। ये वो वाले फॉरेस्ट हैं जिनके लंबे लंबे पेड़ होते हैं और ये साल भर हरे भरे रहते हैं। मतलब इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनके सारे के सारे पेड़ एक टाइम पे अपने पत्ते नहीं झड़ते, उनके अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेड़ों के पत्ते झड़ते, इसीलिए ये साल भर हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इनका नाम भी एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाले फॉरेस्ट रखा गया है। इनमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज मिल जाते हैं, जैसे महागनी, रोजवुड और बैम्बू। आप इसको याद कर सकते हो RBM करके। R से रोजवुड, B से बैम्बू, M से महागनी। दूसरे टाइप का जो वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस, या हम कह सकते हैं मॉनसूनल टाइप। ये वेजिटेशन आपको मिलेगा जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ को आएंगे। खास तौर पे आप देखोगे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। यहाँ पर कभी कभी आपको एक टाइम पे जो पेड़ हैं वो बिल्कुल झड़े हुए दिखाई देंगे, और कभी कभी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे हरे भरे, मतलब ये अलग अलग टाइम पे नहीं अपने पत्ते झड़ते, इनके एक ही टाइम पे झड़ते हैं इनके, तो इसीलिए इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस बोला जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ जो होते हैं वो गया साल का पेड़, टीक, शीशम आपने सुना होगा, अर्जुन, पलाश, पीपल का पेड़, सैंडलवुड और बैम्बू भी इसी कैटेगरी में भी आता है। वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी आता है और ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी आता है। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा येलो कलर में। बहुत ज्यादा भाग इंडिया का ट्रॉपिकल डेसिडियस वेजिटेशन से भरा हुआ है। तीसरी कैटेगरी है सेमी एरिड या फिर एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा, या हम कह सकते हैं सेमी एरिड, या कह सकते हैं एरिड टाइप ऑफ वेजिटेशन, जहां पर आपको पेड़ नहीं घास दिखाई देंगे, या तीखे तीखे जो स्पाइक्स वाले श्रब्स होते हैं, जो कंडे वाले होते हैं, वो दिखाई देंगे। ये वो वाला एरिया है जहां पर कम बारिश मिलती है, जैसे राजस्थान, कुछ हिस्से पंजाब के, कुछ राजस्थान के, कुछ एरिया आपका हरियाणा का भी आ जाता है। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट की एक जो स्लोप है उसमें तो सीधा आके बारिश अपना पानी गेर देती है, लेकिन जो दूसरी स्लोप है, दूसरी साइड की स्लोप है पहाड़ की, वो सूखी रह जाती है। तो इसीलिए ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट और गुजरात जैसी स्टेट्स। चौथे नंबर पे आ जाते हैं हिमालयन वेजिटेशन, क्योंकि आपको पता है ऊपर हिमालयाज हैं, तो जो माउंटेन की वेजिटेशन है वो एक अलग किस्म की वेजिटेशन है, क्योंकि माउंटेन पे अलग अलग स्टेप पे अलग अलग ऑल्टीट्यूड है, या आप कह सकते हो हाइट है। तो इसीलिए आपको हर स्टेज पे
हर हाइट पे, हर एल्टीट्यूड पे अलग तरीके की वेजिटेशन दिखाई देगी। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी स्लोप और हाइट की वजह से अलग अलग होता है। कई बार आपको सीधी सूरज की किरणें देखने को मिलेंगी, कई बार आप सूरज की किरणों की दूसरी साइड होगे। तो जब आपको किरणें मिलेंगी मतलब अच्छी वेजिटेशन होगी, वहां पर गर्मी होगी। तो ये होती है नॉर्थ की स्लोप, इस साइड की जो स्लोप होती है। लेकिन अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड की, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट के हिसाब से वेजिटेशन अलग अलग होती है माउंटेनियस रीजन की। जो माउंटेन्स के पैर हैं उनको हम फुट हिल्स बोलते हैं। वहां पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो प्लेन्स जैसे पाए जाते हैं, जैसे बिल्कुल फुट हिल्स पे पाए जाते हैं। उसे हम कह सकते हैं, आप देखो मैच करता होगा ट्रॉपिकल डेसिडियस, जैसे साल हो गया, खास तौर पे इसी एरिया में पाया जाता है। तो उसके बाद जो एरिया आ जाता है वो आ जाता है सब ट्रॉपिकल माउंटेनियस वेजिटेशन, जहां पर आपको एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं। पहला एरिया ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन, उसके ऊपर आ जाता है सब ट्रॉपिकल माउंटेनियस वेजिटेशन, जहां पर आपको एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं जैसे चेस्टनट, पाइन। इनकी जो हाइट होती है वो होती है 1600 से लेके 3300 मीटर तक। और कुछ पेड़ होते हैं जैसे खास तौर पे इतनी हाइट के, जैसे ब्लू पाइन, सिडार, दियोधर, ये पेड़ आपको यहाँ पर बीच वाली हाइट पे मिल जाते हैं। इससे भी ऊपर की हाइट की अगर हम बात करें 3500 मीटर, तो वहां की जो वेजिटेशन होती है इतनी हाइट की, इतनी ठंड में, उसे हम एल्पाइन बोलते हैं। खास नाम दिया हुआ है, मतलब आपको ज्यादा बड़े पेड़ नहीं दिखाई देंगे, ग्रास, श्रब या बुशेस दिखाई देंगे। तो अगर मैं एल्प्स की बात करूं, वो तो इतनी हाइट पे है कि वो परमानेंटली स्नो से ही कवर्ड है, तो वहां तो वेजिटेशन होती नहीं। 3500 के ऊपर अगर आप जाओगे बस वो स्नो से ही कवर्ड होंगे। अब हम चलते हैं फिफ्थ कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन जो आपको कोस्टल एरिया के पास मिलती है, उसे हम बोलते हैं टाइडल वेजिटेशन। ये खास किस्म की वेजिटेशन होती है, जैसे यहाँ पर आपको मिलेंगे सुंदरबंस के पेड़ जो डेल्टा रीजन में मिलते हैं। इसे हम टाइडल वेजिटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस पानी में ग्रो करते हैं जहां पर पानी थोड़ा सा सॉल्ट वाला होता है, सेलाइन होता है। यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। मैंग्रोव्स क्या होता है? ट्री होता है जिसकी टहनियां और उसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी बड़ी लटक रही होती हैं उसके क्राउन सेक्शन से। आप पिक्चर में देखिए, आप पहचान लेंगे। कई बच्चे से भूतिया पेड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ होते हैं? सुंदरी ट्री होता है, मैंग्रोव होता है जो आपको वेस्ट बंगाल के आसपास देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या क्या फायदे हैं अगर हम ये वेजिटेशन को बचा के रखते हैं, यानी कि कंजर्व करते हैं। देखिए, वेजिटेशन जीने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कुदरत में ये संतुलन रखती है। तो पहला फायदा ये है, इससे हमें अलग अलग तरीके की हर्ब्स मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं जो दवाइयों का काम करती हैं। लकड़ी मिलती है जिससे हम ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, घर का फर्नीचर बनाते हैं। दूसरा काम जो वेजिटेशन करती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन का बैलेंस और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करती है। हम रोजाना इतने पेड़ काट रहे हैं कि जंगलों के जंगल जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो खराब होता जा रहा है। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर ये तापमान खराब हो जाए, ये संतुलन खराब हो जाए जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में, तो जो सूरज की हीट है वो भी आपको ज्यादा लगेगी और अर्थ का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो वेजिटेशन है ये उसको भी कंट्रोल करती है, लेकिन हम फिर भी पेड़ काटते जा रहे हैं। तीसरा फायदा, ये बारिश भी लेकर आती है। ये जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, ये बारिश लाने में भी मदद करते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी बिना परवाह किए पेड़ काटी जा रहे हैं रोज,
जिसकी वजह से जो बारिश है वो तो चलो खत्म हो ही रही है, साथ के साथ हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं। मतलब पेड़ काटने से आप एक नुकसान नहीं कर रहे, आप मल्टीपल नुकसान कर रहे हैं। वो जो एरिया है वो भी डेजर्ट में बदल जाएगा और बारिश तो आएगी नहीं। चौथा फायदा, जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सॉइल को जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होती, जिसकी वजह से वो सॉइल जो है वो नदियों में जाकर नहीं मिलती और हमारी जो फ्लडिंग है वो नहीं होती। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा है वो ये है कि जो फॉरेस्ट है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनको घर प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, लेकिन हम फिर भी तबाह कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक फॉरेस्ट के ऊपर पॉलिसी कानून बनाया है, जिसमें सरकार ये जोर दे रही है कि प्लीज जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको बचाया जाए। अगर आप पेड़ काट रहे हो तो और पेड़ उगाए जाएं और फॉरेस्ट का एरिया इतना बढ़ा दिया जाए जिससे हमारे जो कुदरत है उसमें संतुलन रहे। कम से कम इंडिया का 1/3 एरिया जो है 33% एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और इसको लागू करने के लिए सरकार ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किए हैं। एक देहरादून में है और दूसरा इंपॉर्टेंट कोयम्बतूर के अंदर है। तो सरकार पूरा जोर लगा रही है इनको सुरक्षा में लाने के लिए। अब क्या जरूरत है हम लोगों को कंजर्व करने की ये नेचुरल रिसोर्सेस? देखिए, हम लोगों को ये जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, पेड़ पौधे, सब चीजें, मिनरल्स, ये हमें हमारे फोर फादर्स या हमारे पूर्वजों ने दी। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसे ही दें ये धरती जैसे हमें मिली थी। पेड़ पौधे जानवर वैसे ही वो देख पाए जैसे हम लोग देख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए कि जो चीज आपको मिले उसको तबाह कर दो, खत्म कर दो, एक्सप्लॉइट कर डालो जैसे सिर्फ आपने ही जीना है। तो इसीलिए सरकार और नॉन गवर्नमेंट, मतलब सरकार के साथ मिलके चलने वाली जो एजेंसीज हैं, वो पूरा जोर लगा रही हैं अपना कि हम वेजिटेशन, मतलब पेड़ पौधों के जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं और जानवरों के जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं उनको बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि काफी वैरायटी अभी खतरे में है और काफी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कुछ जानवर तो दिखाई भी नहीं देते, वो खत्म हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चीजें यूज ना करो, अरे यूज करो पर समझदारी से करो ना। अगर एक पेड़ काट रहे हो तो एक लगा भी दो, थोड़ी सिंपैथी तो दिखाओ जानवरों की तरह। ऐसा तो नहीं है कि अंधाधुंध जानवरों की हंटिंग करते रहो, शिकार करते रहो, वरना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इंसानों का जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर। अपनी जिंदगी भी आप खतरे में डाल रहे हो। जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है जानवरों से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि हमने इंडिया के बारे में पढ़ा कि वहां पर इतनी वैरायटी है वेजिटेशन की, अलग अलग किस्म के ट्रीज और वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये जो जंगल हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं, ये जंगली जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए रहने का एक निवास स्थान है। अलग अलग जानवर जैसे टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोसोरस, लायंस आपको जंगलों में मिलेंगे। एक गिर फॉरेस्ट है, मैप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि घर है एशियन लायन का, डियर का, एंटीलोप का, वो उसी एरिया में पाए जाते हैं। अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स पाई जाती है इंडिया के अंदर। पीकॉक जो बारिश में नाचती है वो इंडिया की नेशनल बर्ड है। अलग अलग स्पीशीज है कलरफुल बर्ड्स के जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, क्योंकि वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो जानवरों को रहने की जगह और खाने का सामान मिल जाता है। आप एक बार ये मैप ध्यान से देखना और आपको दिखाई देगा कि वाइल्ड लाइफ भी कितनी फैली हुई है इंडिया के अंदर। अब क्या ये जरूरी है कि जैसे हम वेजिटेशन को बचा रहे हैं वैसे ही हम लोग कदम उठाएं और वाइल्ड लाइफ को भी बचाएं?
जी हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और हम तो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप जानवरों को अंधाधुंध मारते जाओगे तो उससे एक तो हमारा नुकसान होगा और कुदरत में जो बैलेंस संतुलन बना हुआ है वो भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होने को आएंगे। जैसे कि मैं आपको ये बता सकती हूँ एक एग्जाम्पल देके। मान लीजिए एक जगह पे बहुत सारा घास है और घास को खाने वाला डियर है, डियर को खाने वाले लायंस हैं। अब होता क्या है, इंसान इतने जाल बिछा देते हैं कि सारे के सारे लायन खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो डियर की पॉपुलेशन है, आबादी है, वो बढ़ जाएगी। डियर की आबादी कंट्रोल में नहीं रहेगी और डियर जितना घास है वो ज्यादा खा जाएंगे, सारा का सारा खा जाएंगे, मतलब घास खत्म, सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। देखो, एक जानवर की जो स्पीशीज है खत्म होने की वजह से डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, घास खत्म हो गया, सॉइल इरोजन होनी शुरू हो गई। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि हमारे पास जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं उन्हें हम ध्यान से यूज करें और जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग अंधाधुंध नहीं करनी चाहिए। एक नाम है एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये वो जानवरों की कैटेगरी है या प्लांट्स की कैटेगरी है जो खतरे में है, मतलब अब संकेत मिल चुके हैं कि ये खत्म होने की कगार पे हैं। अगर इनको बचा सकते हो तो बचा लो। जो खत्म हो चुके हैं उनको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं, जैसे हमारे डायनासोर। अब सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए? सरकार बहुत काम कर रही है। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सरकार ने नेशनल पार्क्स भी सेटअप किए हैं और सेंचुरीज भी बनाई है। अभी नेशनल पार्क क्या है? एक एरिया है जहां पर आपको नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे नेचुरल वे में मिलेंगे और वहां पर जानवर भी रहते हैं। अगर हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी एक खास तरीके का एरिया होता है जहां पर जानवरों को बचा के रखा जाता है ताकि वो डेवलप भी कर सके और जो खतरे में हैं उनको बचाया जा सके। आज की डेट में हमारे जो कंट्री में देखा जाए तो 4.5% एरिया नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज से कवर्ड है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, कि हम जो जानवरों को अंधाधुंध मार रहे हैं उसको रोकें। हम जैसे भी हमारे से पॉसिबल हो हम कंट्रीब्यूट करें और ये जो संतुलन खराब हो रहा है कुदरत में, इसको ठीक करें, इसको बचाएं। लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमारी सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में वाइल्ड लाइफ वीक मनाती है ताकि लोगों को आइडिया दिया जाए कि कितना जरूरी है वाइल्ड लाइफ और साथ के साथ हमारे जो वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। तो आप भी इसको अपनी ड्यूटी ही मानिए। ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कुछ चीजें इसमें याद करने वाली हैं और कुछ समझने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर जाने से पहले 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि आप लोगों को इंडिया में 5 टाइप की जो वेजिटेशन पाई जाती है उसके नाम बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इंडिया में सरकार ने हमारे वेजिटेशन को बचाने के लिए कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो सेटअप किए हैं। वो कहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किए हैं और इंडिया का कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, ये सवालों के जवाब आप जरूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।